माय नेम इज़ मनीषा वाधवानी अगेन आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ में। आज इस क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। और इस लेक्चर में हम जो इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इनका वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, ये सब आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और इसके जितने भी MCQ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इनकी लिंक बन जाएगी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब AS2 आज हम पढ़ेंगे। AS2 और AS9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ये दोनों AS आज हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। अभी हमारे 3-4 लेक्चर AS के ऊपर चलेंगे, जिसके ऊपर सारे आपको जितने भी AS आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, वो सब कवर किए जाएंगे। आज हम फर्स्ट जो AS पढ़ेंगे वो होता है AS2 कौन सा होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के ऊपर स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या होती है और किस रेट के ऊपर इसको वैल्यूएट किया जाता है, इनके क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो सब आज हम इस AS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। Objective: the primary issue in accounting for inventory is determination of the value at which the inventory are carried in the financial statement. हम सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि किस वैल्यू के ऊपर इन्वेंट्री को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक हमारे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट इंक्लूडेड होते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक P&L अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम बाय स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं तो वो किस वैल्यू के ऊपर हमको दिखाना चाहिए, और बैलेंस शीट में असेट साइड में जो करंट असेट्स में स्टॉक आता है वो किस वैल्यू के ऊपर दिखाना चाहिए, और कौन सी वैल्यू इसके अंदर आती है बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बारे में डिस्कशन, उसके बारे में पता लगाने का मेन इसी AS का मेन ऑब्जेक्ट उसी रेट का पता लगाना कि किस वैल्यू के ऊपर स्टॉक को इन्वेंट्री को लिखा जाए। ठीक है। स्कोप देखो, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। ये जो स्टैंडर्ड होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर होता है, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होते हैं ये आप ध्यान से देखिए। क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्वेंट्री, वैसे तो ये इन्वेंट्री के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, इन्वेंट्री के ऊपर सारे स्टॉक्स के ऊपर अवेलेबल होता है और एप्लीकेबल होता है, बट कौन सी इन्वेंट्री के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है वो पढ़ेंगे अपन। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर WIP है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन, कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का आपका इन्वेस्टमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंक्लूडिंग द डायरेक्टली रिलेटेड, और जो भी सर्विसेज है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो कभी भी इसमें नहीं आती है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज और इन्वेंट्री, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री आएगी उसके लिए आपका AS7 एप्लीकेबल होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री आती है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री सर्विसेज आती हैं वो सब कहाँ पे जाएंगी? AS7 में जाएंगी। तो ये AS7 के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अगर WIP है तो वो भी इसमें नहीं आएगा, सर्विसेज के ऊपर ये नहीं आएगा जब WIP इससे सर्विसेज से इंक्लूडेड हो। शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई भी शेयर है या कोई भी डिवेंचर है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, और वो सब अगर मैंने एज ए स्टॉक के रूप में हेल्ड कर रखा है तो उसके ऊपर भी AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो AS2 आपके इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। किन किन के ऊपर आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा? फर्स्टली जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका AS कौन सा चलता है? 7 चलता है। ठीक है। और WIP अराइजिंग द ऑर्डिनरी, जो भी WIP अराइजिंग होता है और नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस से सर्विस प्रोवाइडर की, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपका शेयर, डिवेंचर और अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो अगर आप वो भी आपने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रख रखे हैं तो उनके ऊपर भी आपका AS एप्लीकेबल नहीं होगा, AS2 में नहीं आएगा।
प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ, देखो इस और जो इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल्स और गैसेस टू द एक्सटेंट डेटा दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखो जो भी एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होंगी, ठीक है, और आपके मिनरल्स होंगे, ऑयल्स होंगे, ठीक है, लाइफ स्टॉक होगा, ठीक है, इन सभी के ऊपर आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको हमेशा लाइफ स्टॉक को, मिनरल्स को, ऑयल को और ना गैसेस को, इन सबको किसके ऊपर हमेशा मेज़र किया जाएगा, उनकी NAV के ऊपर ही मेज़र किया जाएगा, नेट राइजिंग वैल्यू के ऊपर ही, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर ही उनको मेज़र किया जाएगा। तो इसके ऊपर, इन सब के ऊपर AS2 आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि लाइफ स्टॉक, मिनरल, ऑयल्स, गैस, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, इन सब के ऊपर AS2 क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर को भी हम स्टॉक में रखते हैं, ठीक है, मिनरल्स ऑयल को भी हम स्टॉक में भर के रखते हैं, ऑयल्स को भी स्टॉक में रखते हैं, लाइफ स्टॉक को भी स्टॉक के रूप में रखते हैं। तो ये हमारी एक तरह से है तो इन्वेंट्री, बट ये इनमें AS2 आपका एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? इसमें AS2 इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, है ना, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं और मिनरल ऑयल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मतलब उनका जो सेल होता है ना, वो पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होता है। मतलब पहले से उनकी जो रेट है वो डिसाइडेड हो जाती है। जैसे आप सितंबर, आपका जुलाई अगस्त का मंथ होता है आपके क्रॉप्स का, मेन एग्रीकल्चर का जुलाई अगस्त का बारिश का मौसम होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो फसल उगती है ना, उसमें ही उसका एग्रीकल्चर मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इसका हम इतना रुपया देंगे, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने 500 बोरी ली, 500 बोरी का मैंने 100 रुपये बांधा, है ना, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड हो गया कि इसका इतना पैसा हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो उससे क्या होता है ना कि मतलब है ना, जो जब ये पहले से डिसाइडेड होता है मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो रिस्क पावर होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, निल हो जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड हो गया। तो इसलिए ये जो होता है इन्वेंट्री से बाहर होते हैं, AS2 इसलिए इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा नेट रियलाइजेबल जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ही हमेशा इनको दिखाया जाता है, क्योंकि ये अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हाँ जी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस में ये AS2 स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो कोई भी इन्वेंट्री जो कि कॉन्ट्रैक्ट से हुई हो, कॉन्ट्रैक्ट से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, तो उसमें नहीं आता, क्योंकि उसके लिए AS7 अलग से है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसके अंदर जाएगी। एक आपके शेयर्स, डिवेंचर्स और कोई भी अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर आपने एज ए स्टॉक कर रखे हैं तो उसके ऊपर भी आपका AS2 इन्वेंट्री एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपका सर्विस प्रोवाइडर कोई अगर WIP है सर्विस प्रोवाइडर की ऑर्डिनरी बिजनेस से, उसके ऊपर भी आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर, गैसेस के ऊपर, इनके ऊपर भी AS2 इन्वेंट्री एप्लीकेबल नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके ये जो होता है ना, इनमें जो रिस्क होती है नई सेल करने की, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसकी रेट डिसाइडेड होती है, सेल डिसाइडेड होती है। तो वो हमेशा उनको किसके ऊपर आप वैल्यूड करोगे, उसकी प्राइस को हमेशा उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर ही इसको करोगे। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है और कैसे फाइंड आउट होती है, वो आगे मैं डिस्कस करके आपको बताऊँगी। देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होता है, इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, असेट्स होती हैं। आपको पता है कि इन्वेंट्री आपकी क्या होती है, कौन सी असेट्स होती है, आपकी करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स में आप हमेशा इन्वेंट्री दिखाते हो, तो इन्वेंट्री हमेशा हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इन्वेंट्री असेट्स होती है जो कि हेल्ड होती है फॉर सेल इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस में हेल्ड कर रखी हो। क्यों हेल्ड कर रखी हो? उसको सेल करने के मतलब वापस उसको सेल करने के पर्पज़ से अगर आपने हेल्ड कर रखी हो, तो वो इन्वेंट्री आपकी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, कोई भी प्रोसेस में अगर आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, इन्वेंट्री आपके अंदर स्टॉक आपका यूज़ हो रहा है रखा हुआ, और वो प्रोडक्शन बनकर और सेल होगा, ठीक है। कोई भी अगर मटेरियल या कोई भी आप सामान बना रहे हो, कोई भी एक चीज़ बना रहे हो, तो उसके अंदर आपका स्टॉक अगर यूज़ हो रहा है पहले का, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी। उसके ऊपर भी AS2 आपका एप्लीकेबल होगा।
तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी आपकी इन्वेंट्री लगी वो भी आपकी ये इन्वेंट्री कहलाएगी। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर इन द फॉर्म कोई भी मटेरियल या और सप्लाईज टू द कंज्यूम इन द अगर आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगर कोई भी मटेरियल देते हो या फिर सप्लाई को कोई भी रॉ मटेरियल देते हो तो उसकी वो भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी आपका यूज़ हुआ है मटेरियल तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। उसके ऊपर भी आपका AS2 होगा। ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है कि इस प्राइस के ऊपर इसका दाम जाएगा, जैसे 200 रुपये। ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस, उसके ऊपर से आप अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो 100 रुपये की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो माइनस कर देते हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। अब इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या आता है, देखो एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपकी एस्टिमेटेड सेल प्राइस होती है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस होती है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस होती है ना, उसमें से अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बच जाता है? आपका NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या क्या आता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट में आपके पास आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट में आता है कि मतलब अगर किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसको प्रोडक्शन को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट आएगी टिल कंप्लीटेशन, तो वो सारी आपकी कॉस्ट माइनस होगी। और अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हो तो उस सिचुएशन में एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, और ऐसी कॉस्ट जो कि मतलब सेल बनाने के लिए, सेल करने के लिए ज़रूरी होती है, तो वो वाली सारी जो कॉस्ट होगी उसको भी हम एस्टिमेटेड कॉस्ट मानेंगे। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए उस एस्टिमेटेड कॉस्ट को अपन को माइनस करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड सेल में से अगर अपन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को का वैल्यूएशन किसके बेस पे किया जाता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यूएशन आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होता है? एग्रीकल्चर का, मिनरल्स ऑयल्स का, गैसेस का और लाइफ स्टॉक्स का। इन सब का जो वैल्यूएशन होता है वो किसके बेस पे होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेस पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप कैसे निकालते हो? अगर आप जो सेलिंग प्राइस होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अब आता है इन्वेंट्री। इनका पास गुड परचेज एंड हेल्प फॉर रीसेल। इन्वेंट्री में वो सारी आती हैं। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? जिसमें आप गुड परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अगर आप रीसेल के पर्पस से अगर आप कोई भी इन्वेंट्री परचेज करते हो तो वही इन्वेंट्रीज के अंदर आएगी। आप अगर घर के लिए अगर कोई सामान परचेज कर रहे हो, वापस उसको रीसेल नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। उसका वैल्यूएशन आप AS2 के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मर्केंटाइज परचेज बाय रिटेलर। अगर कोई भी होलसेलर है ना, जैसे मतलब है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ। अगर कोई भी रिटेलर है, अगर वो होलसेलर से चीज़ खरीदता है तो क्यों खरीदता है? वो रीसेल करने के हिसाब से खरीदता है ना। अगर वो रीसेल करने के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ परचेज करता है तो उस सिचुएशन में वो इन्वेंट्री होगी। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प फॉर रीसेल। लैंड और बिल्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदते हो, उसको रीसेल करने के बेस से खरीदते हो, तो वो सब आपका क्या आ जाएगा? उसमें आप इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होगा। जो आप वापस किसके लिए करते हो? रीसेल करने के लिए करते हो। जो आप सेल करने के पर्पज़ से अगर कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वो इसमें आ जाएगी। जैसे आपने क्या किया, एक कोई भी गुड परचेज़ किया रीसेल करने के हिसाब से, कोई भी मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने गुड परचेज़ किया रीसेल करने के हिसाब से, तो वो आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। कोई भी लैंड और बिल्डिंग परचेज़ की, प्रॉपर्टी परचेज़ की रीसेल के हिसाब से, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री आल्सो इनकम्पास फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स WIP being produced by the enterprise including material maintenance supplier consignment and loose tools awaiting use in the production process, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होती है। इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड, इन्वेंट्री में मशीन जो स्पेयर्स होते हैं विच कैन ओनली बी इन कनेक्शन विथ एन आइटम ऑफ फिक्स असेट्स हुज यूज इज एक्सेप्टेड टू। देखो
एक जैसे मैंने कोई मशीन का एक टूल ख़रीदा जो एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर ही लगता है, कोई भी मशीन का एक ऐसा टूल ख़रीदा जो एक स्पेसिफिक मशीन है जो मैंने ली है उस मशीन के ऊपर ही यूज़ होता है, तो वो टूल आप ख़रीद के रखते हो तो वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स मैंने ख़रीदा लेकिन वो एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर यूज़ हो सकता है, आप उसको हर मतलब रेगुलर यूज़ में नहीं ले सकते, तो वो टूल वो स्पेयर पार्ट्स आपका इन्वेंट्री नहीं होगा और आप उसको AS2 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो उसका जो वैल्यूएशन होगा वो AS10 फिक्स एसेट्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। AS10 फिक्स एसेट्स जो होगी उसके अकॉर्डिंग उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो मशीन और इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो स्पेयर पार्ट्स का भी अगर आप कुछ परचेज़ करते हो स्पेसिफिकली किसी मशीन के लिए तो उसका वैल्यूएशन AS2 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग होगा, AS10 के अकॉर्डिंग। इस जगह अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स और टूल्स आप रेगुलर यूज़ के लिए करें, जो स्पेसिफिक मशीन के लिए नहीं ख़रीदते हो और आप उसका यूज़ हर मतलब मशीन में कर सकते हो, तो वो AS2 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी मशीन या फिक्स एसेट से रिलेटेड नहीं है। ओके, अब आता है मेज़रमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को अपन हमेशा किसके ऊपर मेज़र करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको इन्वेंट्री मेज़र करनी हो कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी निकालनी, तो इन्वेंट्री हमेशा किसके ऊपर मेज़र होती है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो आपके पास में अगर आपको इन्वेंट्री दे रखी है और उसकी आपके पास में कॉस्ट है इन्वेंट्री की 1000 रुपये और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने आपको बता दिया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। तो इन्वेंट्री को आप किसके ऊपर मेज़र करते हो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। तो अगर आपके कॉस्ट 1000 रुपये और NRV आपके पास में 1100 रुपये है, तो दोनों में से लोअर कौन सी हुई, 1000 रुपये। तो आप इन्वेंट्री को किसके ऊपर लिखोगे, बुक्स में आप कितने रुपए की इन्वेंट्री लिखोगे, 1000 रुपये की। तो ये ध्यान रखना कि इन्वेंट्री को हमेशा किसके ऊपर मेज़र करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। इन्वेंट्री की कॉस्ट में जितना भी उसकी परचेज होगी वो इंक्लूड होगी। ठीक है, परचेज के बाद में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन भी इंक्लूड होगी और वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए हेल्पफुल है, तो वो सारी जो कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जुड़ेगी। क्योंकि अपन ने जैसे पढ़ा कि इन्वेंट्री किसके ऊपर मेज़र होती है, इन्वेंट्री मेज़र होती है कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, अब इस कॉस्ट में ये जो कॉस्ट वर्ड है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, देखो इस कॉस्ट वर्ड में आपके पास इंक्लूडेड होगा आपकी सारी परचेज कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन, मतलब कुछ भी अगर आपने कन्वर्ट करा है उसकी जो कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन। प्लस आपके पास में थर्ड कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाएगी, और वो सारी कॉस्ट जो कि उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए यूज़ की गई है, मतलब आपका कुछ फ्रेट भी लगा होगा, कुछ आपके वेजेस भी लगे होंगे, तो वो फ्रेट और वेजेस ये सब इंक्लूड करके जो भी आपकी कॉस्ट बनती है वो आपकी ये कॉस्ट होगी इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपका परचेज कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन आएगा, कॉस्ट ऑफ मतलब इन्वेंट्री दैट टू बी यूज टू पुट इन्वेंट्री इन द प्रेजेंट लोकेशन और द कंडीशन। ठीक है, अब आता है कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या होता है। ठीक है, और प्रेजेंट लोकेशन में लाने तक की कॉस्ट में क्या क्या आता है, अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है। सी कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ और टैक्सेस। कॉस्ट ऑफ परचेज जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि एक इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था। अब मैं स्पेसिफिकली पढ़ रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। देखो, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग, इसमें सारी आपकी ड्यूटीज़ और टैक्सेस आएंगे अदर देन दो सब्सिक्वेंटली
ऐसे इसमें वो टैक्सेस और मतलब ड्यूटीज़ नहीं जुड़ेंगी जो मतलब बाद में जाके वो रिकवरेबल हो जाए। जो रिकवरेबल हो जाएंगी वो इसमें ऐड नहीं होंगी, जो इरिकवरेबल है वो ड्यूटीज़ टैक्सेस सभी इसमें, ड्यूटी ड्रॉबैक ट्रेड डिस्काउंट ये सब माइनस हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें मतलब है ना, जितनी भी इसके टैक्सेस होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस आपको कोई भी डिस्काउंट मिला है, कोई भी रिबेट मिली है, वो सब आपका माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या होता है? The cost of conservation of inventory includes cost directly related to the unit of production. जो कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है वह कॉस्ट जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी यूनिट का आप प्रोडक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ क्या होगी, कंजर्वेशन होगी। जैसे आपका डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। दे आल्सो इंक्लूड अ सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ फिक्स और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो, जो प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन में। अब आता है कि फिक्स, देखो ओवरहेड जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स ओवरहेड और एक होता है आपके वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड वो ओवरहेड होता है जिनको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, फिक्स्ड होते हैं। मतलब आप प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट्स का करो या 1000 यूनिट्स का करो, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये चेंजेबल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स ओवरहेड हो जाएंगे। वो ओवरहेड जो कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड हो जाएंगे। तो वो ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होते हैं और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब the allocation of the fixed production overhead for the purpose of their inclusion in the cost of conversion based on the normal capacity of the production facility. Normal capacity in the production accepted to achieve on average over a number of periods seasonal under the normal circumstances. The actual production may be used if appropriately of normal capacity. इसमें कुल मिला के इसका जो तोड़ मैं बताऊं तो ये यही होगा कि प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स होंगे वो भी आपके कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन में इंक्लूडेड होंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए जितने भी खर्चे किए गए हैं, प्रोडक्शन के ओवरहेड किए गए हैं, वो भी आपके पास इसमें होंगे। इसमें फिक्स ओवरहेड होता है, एक वेरिएबल ओवरहेड होता है। फिक्स ओवरहेड जो मतलब जिसको वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स होता है कि भाई कितनी भी आप वॉल्यूम के प्रोडक्शन कर लो, लेकिन मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा जितनी मशीन है वो तो फिक्स ही रहेगा। तो फिक्स ओवरहेड और एक होता है इसका वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब आता है A production process may result in more than one product being produced simultaneously. This in case for example when a joint product. देखो, जब आप एक कोई joint product मतलब होता है जब दो प्रोडक्ट्स आपस में बनाए जाते हैं और वेयर इज एक जिसमें से क्या होता है मेन प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है बाय प्रोडक्ट होता है। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जहाँ पर एक क्या होता है मेन प्रोडक्ट होता है जो कि चाहिए होता है और एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट ए प्रोडक्शन प्रोसेस में रिजल्ट इन मोर देन वन प्रोडक्ट बिंग प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट साथ में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक तो मेन प्रोडक्ट होता है और एक आपका बाय प्रोडक्ट होता है जो मेन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होता है। जैसे इसमें आपके पास में बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं, टूल्स आ सकते हैं या कोई भी ऐसे स्क्रू ड्राइवर, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना जो एक्स्ट्रा में होती हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती है जो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाई, हम सेपरेटली तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं कह सकते। तो ये जो होते हैं जो भी कॉस्ट होती है ना मेन प्रोडक्ट की और बाय प्रोडक्ट की, वो किसके बेसिस के ऊपर अपन अलोकेट कर देते हैं, या तो रैशनल बेसिस के ऊपर या कंसिस्ट बेसिस पर। द अलोकेशन में बी बेस्ड फॉर एग्जांपल ए रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट आइदर एट द स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन द प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाई और एट द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोडक्शन।
देखो क्या होता है ना कि जब तक आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो हम उस सिचुएशन में ये नहीं पता लगा सकते कि एक मेन प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है और एक बाय प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होती है। तो उनको हमको रेशनल बेसिस के ऊपर अलोकेटेड करना पड़ता है दोनों की कॉस्ट को, है ना। लेकिन जो मतलब बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बाय प्रोडक्ट होते हैं जैसे स्क्रैप हो गया, वेस्टेज मटेरियल हो गया, बाय देयर नेचर मतलब उनके वह हमेशा क्या होते हैं, इमटेरियल होते हैं, ठीक है। when this is the case they are often measured at, वो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा किसके ऊपर मेजर होंगे, नेट आर वी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर। एंड दिस, और जो भी ये वैल्यू होगी वो किस में से कट जाएगी, आपके कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट में से कट जाएगी। तो उसके बाद में जो अमाउंट बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन हो जाएगी। तो जॉइंट प्रोडक्ट अगर दे दे तो उसका आप इन्वेंट्री में वैल्यूएशन कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जॉइंट प्रोडक्ट में एक आपका मेन प्रोडक्ट होता है, एक आपका बाय प्रोडक्ट होता है। तो बाय प्रोडक्ट में जैसे आपके पास में स्क्रैप आया, वेस्टेज मटेरियल आया, तो वो हमेशा किसके ऊपर दिखेगा, वो आपको हमेशा एनआरवी के ऊपर दिखेगा। तो उसको हमेशा आपको नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर लेके जाना है। फिर जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसमें से उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास में कॉस्ट आ जाएगी दोनों प्रोडक्ट की, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी मेन प्रोडक्ट की, ठीक है। अब आता है अदर कोस्ट। अदर कोस्ट में क्या इंक्लूडेड होता है, अदर कोस्ट में वो मतलब वो सारी कोस्ट है जो इन्वेंट्री को एक पर्टिकुलर लोकेशन तक प्रोडक्ट करने में मदद करें। जैसे एक मतलब कोई भी स्टॉक है वो मेरे पास में एक लोकेशन में पड़ा है, बट मेरे को उसको मतलब उस दूसरे लोकेशन पे लेके आना है, जो मतलब है ना वो मतलब प्रेजेंट लोकेशन में अगर मुझे उसको लेके आना है, तो सिचुएशन में उस मतलब जहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वहाँ से लेकर इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन में लाने तक का जितना भी खर्चा होता है, तो वो सारा आपके कोस्ट अदर कोस्ट में इंक्लूडेड होता है। उसकी वेजेस हो गई, फ्रेट हो गया, और कोई भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे आपके पास में इसकी कॉस्ट ऑफ में इंक्लूडेड होंगे, और ये अदर कोस्ट के नाम से आपकी जानी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कोस्ट आर यूजली कंसिडर एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग। अगर कोई भी इंटरेस्ट है या फिर बोरिंग कोस्ट है जो कि आप इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए खर्च की गई है, तो वो इनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूडेड नहीं होगी। इंटरेस्ट और जो अदर बोरिंग कॉस्ट होती है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए आई जाती है, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, उसका आपका अलग से एस एप्लीकेबल होगा। अब देखो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अच्छी से पढ़ ली होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आता है, आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाता है, उसके बाद आपकी कन्वर्जेशन कॉस्ट आ जाती है, और थर्ड नंबर पे उस वह सारी कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के तक खर्च हुई है, तो वो सारी कॉस्ट आपके इधर इंक्लूडेड हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता, देखो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर्स एंड अदर प्रोटेक्शन कॉस्ट। अगर आपके पास में कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट है किसी कारण से, मटेरियल वेस्ट होने से या लेबर वेस्ट होने से, तो वो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूडेड नहीं होगी। स्टोरेज कोस्ट आपके इंक्लूडेड नहीं होगी अनलेस दिस कॉस्ट इज़ नेसेसरी टू मेक। अगर स्टोरेज कोस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है अगर ये कह दे कि ये स्टोरेज कोस्ट करना ज़रूरी होती है अगर इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए, तो उस सिचुएशन में ये आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगी, नहीं तो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये नहीं आएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए। सेलिंग ओवरहेड भी इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो भी इसमें नहीं आते। तो किसी भी इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन पे लाने तक के लिए जितना भी आप पैसा खर्च करोगे, जितने भी आप फ्राइट वेजेस ये सब दोगे, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएगा। सेल आपके इंक्लूडेड नहीं होता है क्योंकि वो सबसे एंड में आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट से वो रिलेटेड ही नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इसमें नहीं होगा क्योंकि वो भी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट फॉर्मूलास। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल एंड गुड्स और सर्विस प्रोडक्ट्स एंड सिगरेट फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइन बाय द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट। अब आता है आपके पास टेक्निक्स।
देखो ये इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अदर देन दोस डील इन द पैराग्राफ 14 शुड बी असाइंड बाय यूजिंग द फीफो मेथड। देखो इसमें जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है उसको मेज़र करने के लिए अलग मेथड होता है। एक तो फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, एवरेज मेथड होता है, सिंपल एवरेज मेथड होता है, वेटेज एवरेज मेथड होता है। ये सारे जो मेथड होते हैं, द फॉर्मूला यूज शुड रिफ्लेक्ट द फेयरेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू द कॉस्ट इनकम। देखो ये जो होते हैं चारों फॉर्मूला होते हैं जिनके बेस पे अपन अपनी कॉस्ट निकालते हैं कि एक कोई भी कॉस्ट है जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए की गई है, तो वो किसके बेस के ऊपर आप निकाल सकते हो। 4 मेथड होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेज एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड के ऊपर, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के ऊपर ये काम करता है। अब आता है टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेलर मेथड मे बी यूज फॉर द कन्वेंस if the result approximately the actual cost. Standard cost take into the normal level of consumption of material and supply labor efficiency. They are regularly reviewed if necessary revised in the light of the current condition. The retail method, इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो रिटेल मेथड होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है। रिटेल मेथड में क्या होता है, इज ऑफन यूज इन रिटेल ट्रेड फॉर मेजरिंग द इन्वेंट्री ऑफ लार्ज नंबर rapidly changing items and that is similar margin for which is impracticable to use other costing method. The cost of inventory is determined by reduce from the sale value of inventory the appropriate percentage gross margin. The percentage used into the consideration inventory which has been marked down to below its original sale price and average percentage for each retail method. देखो इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो आपका रिटेल मेथड होता है, एक आपका कौन सा मेथड होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है। तो इसमें रिटेल मेथड का बता रहा है कि रिटेल मेथड में आप क्या करते हो, कैसे आपको मेज़र करना होता है। रिटेल मेथड में अपन को कैसे मेज़र करना होता है, रिटेल मेथड में क्या होता है, जो भी आपकी सेल वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग, जो सेल वैल्यू में से अगर आपकी जितनी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट मतलब सेल वैल्यू में से अगर अपना ग्रॉस मार्जिन आप माइनस कर दोगे तो बाकी का जो बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर काम करता है। तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आता है, एक रिटेलर मेथड आता है। इसके अलावा अगर आपको इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है तो 4 मेथड आते हैं, फीफो, लीफो, वेटेज एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। अब मैंने पूरा आपको बताया कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट और एनआर विच एवर इज़ लोअर। स्टॉक का हमेशा इन्वेंट्री का मतलब जो हमेशा वैल्यूएशन होता है वो इन दोनों के बेस पे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। अब मैंने एनआरवी के बारे में, मैंने कॉस्ट के बारे में पढ़ा। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट में आपका कॉस्ट ऑफ परचेस इंक्लूडेड होता है, कन्वर्जेशन कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, थर्ड नंबर पे आपके पास में वो सारी कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए हेल्पफुल हुए, तो वो आपकी सब कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी। अब कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन में क्या क्या इंक्लूडेड वो होता है और अदर कॉस्ट, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब अपन डिस्कस करेंगे एनआरवी। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मे नॉट बी रिकवरेबल इफ़ दोज इन्वेंट्री आर डैमेज। अगर कोई भी कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की वो रिकवरेबल नहीं होती है अगर वो इन्वेंट्री क्या होती है, डैमेज होती है। इफ़ दे बिकम होली पार्शियली ऑब्स्टेल और इफ़ दे सेलिंग प्राइस हैव डिक्लाइन, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आल्सो नॉट बी रिकवरेबल इफ़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ completion estimated cost necessary to make the sale has increased. The practice of written down inventory below to realizable value. देखो हमेशा इन्वेंट्री यूजुअली रेट डाउन टू नेट इन्वेंट्री हमेशा किसके ऊपर लिखी जाती है, एनआरवी के ऊपर, ऑन एन अप्रोप्रिएट item to item basis. In some circumstances, how it may be appropriate to group similar or related item. This may be case with the item of inventory relating to the same product line that have similar purpose and end uses, and the product and market in the same geographical area cannot be practicable evaluated separately from other item in the production line. It is not appropriate to write an inventory based on the qualification of inventory. As an example, finished good all the inventory in the particular business segment. देखो हमेशा क्या इसमें क्या बताया, इन्वेंट्री हमेशा आप यूजुअली किसके ऊपर लिख देते हो, उनके एनआरवी के ऊपर लिख देते हो, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री का सही रूल क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है।
तो मतलब है ना, इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी मतलब इन्वेंट्री जो कि प्रोडक्शन लाइन से इंक्लूडेड हो तो वो भी इसके अंदर क्या क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और एनआरवी का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी एस्टिमेट सेल प्राइस है उसमें से अगर आप एस्टिमेटेड जितना भी आपका कॉस्ट है वो आप माइनस कर दोगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है सेल से, तो वो उसमें से माइनस होकर आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। अब आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यूज टू टेक टू कंसिडरेशन द पर्पस फॉर विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड। फॉर एग्जाम्पल द एनआरवी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री हैड टू सेटिस्फाई फर्म सेल एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर कोई, अब देखो सबसे पहले जो होता है एनआरवी, हमेशा ये देखना कि अगर आप एनआरवी वैल्यू आल्सो टेक इनटू द कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड। फॉर एग्जांपल एनआरवी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, अगर कोई भी इन्वेंट्री आपकी रखी हुई है, अगर उसकी एनआरवी के ऊपर अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए क्या वो इन्वेंट्री रखी है वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो तो वो किस में चली जाएगी, AS7 में, तो उसका जो भी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, AS7 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हमेशा अगर इसमें अगर रहता है तो वो AS2 के अकॉर्डिंग होता है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से अगर एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है वो माइनस कर दे तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल जाता है। अब होता है मटेरियल अदर सप्लाई हेल्प फॉर यूज इन द प्रोडक्शन इन्वेंट्री इज नॉट रिटर्न डाउन द वर्किंग डाउन, मतलब WDA मेथड के ऊपर आप नहीं लिख सकते। इफ़ द फिनिश गुड्स इन विच दे इनकॉर्पोरेट एक्सेप्ट, अगर कोई भी फिनिश प्रोडक्ट है अगर उसको मैं सेल कर रही हूँ अदर प्रोडक्शन में डाल रही हूँ तो उसका हमेशा वैल्यूएशन किसके ऊपर होगा, एनआरवी और कोस्ट विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, फिनिश गुड्स का। लेकिन आपका जो भी मटेरियल अदर सप्लाई आपने रखा है इन्वेंट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, तो वो हम कभी भी आपका कोस्ट और एनआरवी पे नहीं चलेगा। ठीक है, द मटेरियल आर रिटर्न डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन सच सर्कमस्टेंसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल मे बी बेस्ट अवेलेबल मेजर टू ऑफ द एनआरवी। अगर एनआरवी नहीं हो, अगर आपके देखो अगर आपके पास में एनआरवी अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर दी हुई है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर के ऊपर ही वो मटेरियल आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। एन असेसमेंट इज मेड ऑफ एनआरवी सच एज इट एग्जाम, मतलब जो एनआरवी होती है वो हमको बैलेंस शीट डेट पे पता चल जाती है कि कितना अपना सेल प्राइस है, उसमें से अपनी कॉस्ट कितनी है, तो जो बचा हुआ हमारी क्या हो जाएगी, एनआरवी हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो किसके ऊपर होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं और एनआरवी में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं ये आपने देख लिया, एनआरवी में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट में आपको इनका AS2 का डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉरवर्ड की है और कौन सी अकाउंटिंग फॉर्मूला का यूज़ किया है और आपकी टोटल केयरिंग अमाउंट कितनी है और कितनी अप्रोप्रिएट है। केयरिंग अमाउंट मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने कोई भी अगर आपने मतलब चीज़ ली है उसके ऊपर आपने अपना फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड सब माइनस करने के बाद जो आपका बचता है वो कैरिंग अमाउंट होती है, तो वो कैरिंग अमाउंट भी आपको दिखानी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एक्सटेंड जो चेंज इन द दोज असेट्स यूजफुल फाइनेंशियल असेसमेंट। ठीक है, तो अब अगर इसमें मैं अगर समरी में आपको बताना चाहूँ तो क्या इसकी समरी होगी, इसकी समरी होगी कि सबसे पहले ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल AS2 इन्वेंट्री किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एक तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर ऑर्डिनरी बिजनेस में वर्क इन प्रोग्रेस ले रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर जो मतलब इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नहीं होगा। और कोई भी असेट जो आपने रीसेल करने के हिसाब से खरीदी है या खरीदी है तो उस सिचुएशन में उसको स्टॉक इन ट्रेड अपन नहीं कह सकते। ठीक है, और लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर्स और मिनरल्स, ऑयल्स वगैरह में भी AS2 एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इन्वेंट्री जो आपकी सेल करने के लिए हेल्ड होती है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए होती है। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री में आता है कि वह कोई भी चीज़ जो आप वापस रीसेल करने के हिसाब से लेके आए हो तो वो आपकी इन्वेंट्री होगी। लेकिन अगर आपने घर के काम के लिए डोमेस्टिक पर्सन चीज़ों के लिए लेके आए तो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड नहीं होगी। अब मेजर ऑफ इन्वेंट्री आपको पता चल गया, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। अब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है देखिए, इसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू में मैंने आपको बताया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू में आपका अगर आपने एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दिया तो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाता है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है कि एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल टू फॉर द पर्पस।
अगर कोई भी आपने इन्वेंट्री रख रखी है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसके ऊपर AS7 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर AS7 एप्लीकेबल होगा, AS2 एप्लीकेबल नहीं होता। और जो मटेरियल अदर सप्लाई होते हैं जो प्रोडक्शन तक यूज़ में आते हैं, ठीक है, वो हमेशा हमारी कॉस्ट होती है, और कॉस्ट होती है वो हमेशा आपके पास में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें डिस्क्लोजर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो की है और आपने टोटल कैरिंग अमाउंट क्या है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। वो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको AS2 में किसी तरह का कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिवेन्यू कब आपकी मतलब P&L अकाउंट में आप रिवेन्यू को किस टाइम पे रिकॉग्नाइज्ड करते हो और उसका किस किस के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता, उन सब की चीज़ों के बारे में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। और मेनली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर, कि रिवेन्यू कब P&L अकाउंट में आपकी रिकॉग्नाइज होती है, एट विच टाइम। ओके, तो फर्स्टली अपन पढ़ते हैं AS9 फॉर रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिवेन्यू इन द P&L अकाउंट। Amount of revenue recognition on transaction influencer of uncertainty existing regarding the determination of amount or its cost on the timing of revenue recognition। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम मेनली पढ़ेंगे कि रिवेन्यू जो सेल होती है, जो इनकम होती है, वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब अपन उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन कब उसको लिखेंगे, एट विच टाइम। तो उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जिससे अपन को रिवेन्यू जनरेट होता है। तो सबका जो टाइमिंग होता है रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, P&L अकाउंट में डालने का, वो डिफरेंट होता है। तो हम आज इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे सबसे पहले तो रिवेन्यू इसमें कौन कौन सी कवर्ड होती हैं, कौन कौन सी रेवेन्यू है जो इसमें कवर्ड होगी, उसके बाद में ऑन विच टाइम, किस टाइम के ऊपर उस रेवेन्यू को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन वेयर द स्पेशल कंसिडरेशन अप्लाइज। यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखो कुछ एक्सपेक्टेशन है जहाँ पर यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर AS9 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है, मतलब इनके ऊपर आपके ऊपर AS9 एप्लीकेबल नहीं होगा। किस किस के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज अराइज हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है, उससे अगर आपको कोई भी इनकम हुई है, कोई भी आपको रिवेन्यू हुआ है उसकी सेल से, तो उसका जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं होगा। वो कौन से AS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड होगा, वो AS7 में कवर्ड होगा, क्योंकि AS7 आपका किसका है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि रिवेन्यू अराइज फ्रॉम द हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट। अगर लीज एग्रीमेंट से या हायर परचेज से आपको कोई भी रिवेन्यू जनरेट हुआ है, वो भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर्ड नहीं होगा। वो किस में चला जाएगा, लीज में। लीज के ऊपर आपका AS कौन सा एप्लीकेबल होता है, AS17 लीज एग्रीमेंट। ओके, then revenue arising from government grants and other similar subsidiaries। अगर आपके ऊपर रिवेन्यू आपका अराइज हुआ है किससे, गवर्नमेंट ग्रांट से, गवर्नमेंट की सब्सिडियों से या गवर्नमेंट के ग्रांट से, तो वो भी इस AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर्ड नहीं होगा। उसके ऊपर आपका AS12 एप्लीकेबल होता है। कौन सा AS एप्लीकेबल होता है, AS12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। और रिवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरर को अगर कोई भी रिवेन्यू होता है तो उस सिचुएशन में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के जैसे अकाउंटिंग होती है उसकी जैसे ही आपको उस टाइम उनका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इट इज़ क्लियर। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मेनली का कंसेप्ट क्या है, इसका मेनली कंसेप्ट ये है कि रिवेन्यू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। ओके,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, और अभी तक ये इसके एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो रिवेन्यू अगर आपको कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हुई हो तो उसके ऊपर AS9 एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका रिवेन्यू अराइज हुआ है हायर परचेस या लीज एग्रीमेंट से तो उसके ऊपर भी आपका AS9 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ग्रांट से अगर और उनकी सब्सिडी से आपको रिवेन्यू ऑर्गेनाइज हुआ है तो भी उसके ऊपर भी नहीं होगा, और इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है तो भी आपका उसमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एज पर अकाउंटिंग 9 नहीं होगा। अब अपन पढ़ते हैं रिवेन्यू की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। मीनिंग ये होती है कि रिवेन्यू इज़ नथिंग, रिवेन्यू कुछ नहीं है। रिवेन्यू का मीन्स ये होता है कि जिससे आपका कैश इनफ्लो हो। क्या हो? कैश इनफ्लो, मतलब कैश आपके पास आए है या रिसीवेबल हो, अभी रिसीव नहीं हो बट रिसीवेबल हो कि फ्यूचर में आपको रिसीव होगा। और अदर कंसिडरेशन जो नॉर्मल बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी से, जैसे आपको इंटरेस्ट वो मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, अदर कंसिडरेशन, है ना। तो रिवेन्यू में क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है जिससे आपके पास कैश आए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पास कैश आए। तो कैश आए या फिर रिसीवेबल हो या कोई भी अदर कंसिडरेशन के रूप में आपको आए जो नॉर्मल एक्टिविटी में होता है बिजनेस की, तो वो सब आपका क्या होगा, रिवेन्यू होगा। वो सब आपकी क्या होगी, रिवेन्यू होगी। अब आपको रिवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होती है। रिवेन्यू अपन को जनरेट होती है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। फर्स्टली सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज़ बेची, है ना, अगर मैंने बायर को कोई भी चीज़ बेची कितने में, 200 रुपये में, तो उसने मुझे क्या दिया, उसके बदले 200 रुपये दिया, तो 200 रुपये मेरा क्या हो गया, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, रिवेन्यू। इससे मुझे पैसा मिला, कैश इनफ्लो मिला, ठीक है। और सेकंड फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर कोई भी सर्विस मैंने दी, अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, अगर मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने से भी मुझे जो भी कैश इनफ्लो मिलेगा, रिवेन्यू होगा, तो वो क्या होगा, आपका रिवेन्यू होगा। वो भी आपका रिवेन्यू होगा, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और थर्ड फ्रॉम द यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइजेस रिसीव, यदि आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड रिसीव होते हैं वो भी आपके क्या हैं, रिवेन्यू होते हैं। अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विसेज दी हैं उससे जो भी रिसीव होगा वो आपका क्या होगा, रिवेन्यू होगा। अगर आपने गुड्स को सेल किया है उससे अगर आपको कुछ भी रिवेन्यू जनरेट होता है, कुछ भी इनफ्लो मिलता है, वो भी आपका क्या होगा, रिवेन्यू होगा। और थर्ड आपका इंटरेस्ट, रॉयल्टी और आपका डिविडेंड, ये भी आपका क्या होगा, रिवेन्यू होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि 3 चीज़ों से अपना रिवेन्यू जनरेट होगा, तो वो किस में आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। सेल ऑफ गुड्स, सेकंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, अब अपन पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स क्या होता है। देखो, सेल ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि जब सेलर क्या होता है ना, रिवेन्यू फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, अगर हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं तो उस गुड्स को हम सेल करते हैं तो उससे हमारे को क्या मिलता है, बायर हमको उसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट देता है ना, इनफ्लो होता है ना हमारे पास कैश का। तो इसमें रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड होगी, इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज्ड होगी, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। अगर मैंने किसी को भी गुड्स सेल किया, ठीक है, अगर कोई भी सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया तो उसमें रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज्ड होती है जब उसके ऊपर उसका जो रिस्क है और रिवॉर्ड है दोनों क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड वो दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर मैंने 200 रुपये का गुड, अगर सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं एक सेलर हूँ, अगर मैंने 200 रुपये का गुड किसी को सेल किया है, ठीक है, तो जो बायर होगा उसने 200 रुपये का गुड ले लिया, और उसने अगर 200 रुपये का गुड लिया
तो उस 200 रुपये के गुड के साथ में उस गुड्स की जितनी भी रिस्क है और रिवॉर्ड है वो भी उसको क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अगर किसी सेलर ने गुड सेल किया है बायर को 200 रुपये में, तो 200 रुपये के साथ में उसकी जितनी भी सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड है वो भी चला गया। अगर 2 दिन बाद भी अगर वो गुड्स ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो सब उसकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अपन ने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ट्रांसफ़र कर दिया उसको। ठीक है, तो जब आपके पास में कोई भी गुड्स आप सेल करते हो तो उस गुड्स में अगर आपके रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो रिवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कब होगा? रिवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन होगा जब बायर को आपने गुड्स सेल किया है और आपने उसकी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफ़र किए हैं। जिस डेट पे किए हैं उसी डेट पे आपका रिवेन्यू उसके ऊपर P&L में दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 तारीख को गुड्स सेल किया, मैंने 5 सितंबर को गुड्स सेल किया और बायर ने 5 सितंबर को गुड्स के मुझे पैसे दिए 20,000 रुपये और सारा गुड्स मेरे से ले लिया। तो 5 सितंबर को अपन को P&L अकाउंट में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि हमारे पास में इतनी रिवेन्यू आई है, क्योंकि जिस डे पे आपने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही जहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिस डे पे, तो उसी डे पे आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब आता है, ये तो हो गया कि रिस्क और रिवॉर्ड हाथों हाथ ही चले गए उसके साथ में। लेकिन जहाँ पर आपने गुड्स तो अलग डेट पे सेल की हैं, जैसे मैंने गुड्स सेल की हैं 5 सितंबर को, लेकिन जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो मेरे पास में 7 सितंबर को जा रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन 7 तारीख होगा। जिस दिन पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड बायर को चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसी डेट पे आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा P&L अकाउंट में। अब आता है कि ऐसा क्यों होता है जब आपके पास में डिलीवरी अलग डेट पे होती है और रिस्क और रिवॉर्ड अलग डे पे ट्रांसफ़र होते हैं। ये 2 केसेस में होता है, या तो आपने डिले इन डिलीवरी, अगर डिलीवरी में लेट हो जाता है ड्यू टू द मतलब बायर की मिस्टेक से या सेलर की मिस्टेक से, या ड्यू टू कोई भी आपने पहले एग्रीमेंट कर रखा हो, तो कि आपके पास में जो भी टाइमिंग होगी डिलीवरी की वो अलग होगी और रिस्क और रिवॉर्ड की ऑनरशिप की आपकी अलग होगी। तो उस सिचुएशन में आपके पास में क्या होता है ना कि रिस्क और रिवॉर्ड बाद में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब आपके रिस्क और रिवॉर्ड ऑनरशिप आपको जब ट्रांसफ़र होती है, तो जिस दिन आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उस डे पे आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आता है सेकंड, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडिंग ऑफ सर्विसेज में कब आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है? रेंडिंग ऑफ सर्विसेज में 2 मेथड होते हैं, या तो प्रोपोर्शनल कंप्लीटेशन मेथड, एक आ जाएगा कंप्लीट सर्विस मेथड। प्रोपोर्शनल कंप्लीटेशन मेथड में क्या होता है ना कि प्रपोर्शन एक मेथड ले लेते हैं कि प्रपोर्शन वाइज हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट व्हेन द रेंडिंग सर्विस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, proportion method is a matter of accounting which recognize revenue in the statement of profit and loss proportion basis with the degree of completion of service under a contract। like मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अलग अलग डिग्रीज बनाई हैं। जैसे 50% अगर माल कंप्लीट होगा तो उस सिचुएशन में मेरा 50% में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सी, अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये जो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रपोर्शन वाइज बनेगा। ठीक है, प्रपोर्शन वाइज बना तो इसमें हमने प्रपोर्शन लगा, अगर 50% कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुझे 50% रिवेन्यू दे देंगे। ठीक है, 50% मतलब 5 लाख रुपए दे देंगे। तो ये 5 लाख रुपए, ये जैसे 10 और 11, 2010 और 2011 में 50% कंप्लीट हुआ तो 50%। तो हम जब 2010 और 11 का P&L बनाएंगे तो उसमें हम रिवेन्यू कितनी दिखाएंगे? 5 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद में 30% आपका कंप्लीट हुआ कब? 11 और 12 में। तो 3 लाख रुपए आप 11 और 12 में दिखाओगे। उसके पास में 20% अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ 12 और 13 में। तो 2 लाख रुपए आप कब दिखाओगे? 12 और 13 में।
तो ये प्रपोर्शन के बेस पे होता है कि जितना आपका कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेस के ऊपर, ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि कितने परसेंट कंप्लीट होने पे आप कितना परसेंट दोगे, फिर कितने परसेंट कंप्लीट होने पे कितना परसेंट दोगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलता है और प्रपोर्शन के बेस के ऊपर इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है। और सेकंड आपका मेथड होता है सिंगल कंप्लीटेशन मेथड। इसका मेथड ये होता है कि मतलब आपके पास में रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे 10 लाख रुपए का है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 लाख रुपए का है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका 12 और 13 में पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उसका रेवेन्यू आप कर दोगे रिकॉग्नाइज्ड। अगर इन सपोज इसका 11 और 12 में 50% हुआ कंप्लीट, फिर 12 और 13 में इसका 20% कंप्लीट हुआ, फिर 13 और 14 में 10% कंप्लीट हुआ, तो ऐसा नहीं कि अपन प्रपोर्शन बेस पे नहीं चल रहे, इसमें अपन क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटेशन मेथड पे चल रहे हैं। तो इसमें ऐसे नहीं कि अपन 11-12 में 50% करेंगे, फिर 12-13 में 20% करेंगे और 13-14 में 10% करेंगे। नो, इसमें अपन 13 और 14 में एक साथ 10 लाख रुपए का क्या दिखा देंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब सेकेंड आता है आपका इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। अब इंटरेस्ट में कब आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रॉयल्टी में कब होगा, डिविडेंड में क्या कब होगा। देखो, इंटरेस्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन द टाइम proportion basis after taking into the account amount outstanding and the rate applicable। इसमें क्या होता है, रिवेन्यू प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर आपका रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी इसमें बता रखा है, अगर इंटरेस्ट है इसके ऊपर एफडी ड्यू है 30 जून को और 30 सितंबर को, 31 सितंबर को इसकी एफडी ड्यू है। ठीक है, और बुक्स कब क्लोज होती है आपकी, जैसे 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज होती है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट होगा, इन 3 महीनों का जो इंटरेस्ट होगा वो P&L अकाउंट में कब रिकॉग्नाइज्ड होगा। देखो, ये P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज्ड होगा आपका जो मतलब थो द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी विल बी रिसीव। अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च का अगर रिवेन्यू आपको कब रिसीव हो रहा है, जून में आपको इसका इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो भी आपको इसको किसके बेस पे, कब आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 31 मार्च को ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। भले आपको वो रिसीव जून में हुआ है, डजेंट मैटर, बट वो प्रपोर्शन बेस पे चलता है, इसलिए उसको आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मार्च में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रपोर्शन वाइज चलते हैं। एफडी आपकी ड्यू हुई और 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज हो गई, तो आपको उसको जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आपका अगर इंटरेस्ट अगर आपको जून में मिलता है तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज कब कर दोगे, मार्च में कर दोगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। ठीक है, अब आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है ना, अगर अपन अपना कोई भी पेटेंट है, कोई भी गुडविल है, कोई भी नो हाउ है जो अपन किसी को यूज़ करने के लिए देते हैं, उसके बदले में अपन क्या खरीदते हैं, उसके बदले में अपन रॉयल्टी लेते हैं उनसे। तो रॉयल्टी हमेशा एक्रूल बेस के ऊपर क्या होती है, रिकॉग्नाइज की जाएगी। किसके बेस पे रिकॉग्नाइज होगी, एक्रूल बेस के ऊपर रिकॉग्नाइज होगी या फिर रिलीवेंट एग्रीमेंट के बेस पे होगी। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ़ द रॉयल्टी पेबल ऑन द नंबर ऑफ कॉपीज़। ठीक है, तो अगर कि जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ मिली उस हिसाब से हम आपको रॉयल्टी को देंगे, तो वो भी आपका क्या होगा, रॉयल्टी होगा। कि क्या होता है इसमें, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज एक्रूल बेस पे होता है या फिर जो भी रिलीवेंट एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे होता है। अब आता है डिविडेंड। डिविडेंड रेवेन्यू हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन, अगर जब ऑनर जो भी ऑनर है उसका राइट इस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई अब ये मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो जब राइट इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसी दिन आपका इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल राइट टू रिसीव हो जाता है ना। जैसे एग्ज़ाम्पल मेरा 31 मार्च को कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की, डिक्लेयर किया डिविडेंड। 31 मार्च को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी के जो भी मतलब कंपनी ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया था, 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ठीक है,
तो जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया मतलब उसका राइट इस्टेब्लिश हो गया कि इस डे पर मेरा राइट इस्टेब्लिश हो गया कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा। तो जिस डे पे आपका राइट इस्टेब्लिश हो जाए कि अब ये पैसा मेरा है, तो उस सिचुएशन में उसी डेट पे आप उसका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अब 3 चीज़ें इसमें पड़ी। एक तो ये कहाँ कहाँ पे AS9 अकाउंटिंग 9 स्टैंडर्ड 9 एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद में रिवेन्यू क्या चीज़ होती है और रिवेन्यू किस किस से जनरेट होती है। एक तो आपकी सेल ऑफ गुड्स से जनरेट होती है, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज से होती है, और आपकी इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से और पेटेंट से होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ये करते हैं कि भाई सीखा कि रिवेन्यू अपना कब कब जनरेट होता है। इन द केसेस ऑफ रेंडिंग ऑफ सर्विसेज कब होता है, मतलब रिवेन्यू 3 जगह से जनरेट होता है, सेल ऑफ गुड्स से, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रॉयल्टी से। फिर सेल ऑफ गुड्स से कब होता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर रेंडिंग ऑफ सर्विसेज से कब होता है, फिर इंटरेस्ट से कब होता है, रॉयल्टी से कब होता है, और आपका डिविडेंड से कब होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने ले लेती हूँ। देखो वाई यूज टू, अब इंटरेस्ट और रिवेन्यू, ये वाला एग्जांपल देखिए आप। देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स लिमिटेड डिसाइडेड 31 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि सेल प्राइस आप इंक्रीज करो, और जो आपने गुड्स सोल्ड किए 1 जनवरी को, ठीक है, 31 मार्च को आपने डिसाइड किया कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी रिसीव 5 लाख फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल मेड फ्रॉम द 1 लाख। अगर 1/11 से 31/11 के बीच में 31 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि कुछ ऐसे आइटम है जिनकी सेल प्राइस में इंक्रीज़ किया जाए, और जो मतलब जो भी गुड्स सोल्ड किए गए फ्रॉम 1 जनवरी 2011। रिज़ल्ट मतलब जैसे रिज़ल्ट आया उसके कारण से क्या हुआ, अगर आपने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में कोई भी सेल की है, उससे आपको 5 लाख रुपए क्या हो गए, रिसीव हुए। अब इस 5 लाख रुपए को आप कब रिवेन्यू में रिकॉग्नाइज करोगे। देखो, द एडिशनल रिवेन्यू ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन सेल प्राइस विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिमिटेड 5 लाख रुपीज इज टू बी रिकॉग्नाइज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 10-11 only if the company able to access the ultimate collection। अगर 5 लाख रुपए आप रिवेन्यू के रूप में आप जनरेट कर दोगे कब, 2010 और 11 में, लेकिन कंपनी आपके ऊपर एक्सेसिबल होती है कि इस 5 लाख रुपए का अल्टीमेटली कलेक्शन हो जाएगा, और रीजनेबल सर्टेनिटी, कलेक्शन प्लस कलेक्शन के साथ में क्या होनी चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी मिल जाती है तो उस सिचुएशन में आपका उसी टाइम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी मिलना ज़रूरी होती है, अगर रीजनेबल सर्टेनिटी मिल जाती है कि रिवेन्यू हमको रिसीव हो जाएगा, तो उसी टाइम पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको AS9 समझ में आया हो, AS2 समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, और आगे के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर आउट करेंगे। ओके, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।